नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित राज यादव आइडियल नर्सिंग क्लासेज के ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत करता हूं। देखिए, ऑनलाइन क्लासेज के अंदर जो टॉपिक अपन आज डिस्कस करेंगे वो टॉपिक होगा अपना रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। इसी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का दूसरा नाम लिखा है मैंने हाइलीन मेम्ब्रेनियस डिजीज। ये एक प्रकार का पीडियाट्रिक हाई रिस्क डिसऑर्डर कहा जाता है। चिल्ड्रंस के अंदर बर्थ के बाद में होने वाला हाई रिस्क डिसऑर्डर होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या दूसरा नाम से जान रहे अपन हाइलीन मेम्ब्रेनियस डिजीज। सर क्यों कहते हैं अपन इसको हाइलीन मेम्ब्रेनियस डिजीज, ये अपन डिस्कस करेंगे। पूरा डिसऑर्डर अपन पढ़ेंगे। देखिए, डिसऑर्डर पढ़ने से पहले आपको बताऊं कि ये पूरी डिजीज कंडीशन में सबसे पहले अपन इसका डेफिनेशन देखेंगे कि रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या हाइलीन मेम्ब्रेनियस डिजीज का डेफिनेशन क्या है। अपन बात करेंगे इसके असेसमेंट फाइंडिंग की कि ये डिसऑर्डर के बाद में क्या क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन अपने को देखने को मिल रहे हैं। देन डायग्नोसिस की अपन बात करेंगे, रिस्क फैक्टर की अपन बात करेंगे कि सर क्यों हो जाती है ये बीमारी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, एंड अपन ट्रीटमेंट की बात करेंगे कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, इसका इंटरवेंशन क्या है। सर तो देखिए, पूरे डिसऑर्डर के अंदर नाम देखिए डिसऑर्डर का सबसे पहले रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, या दूसरा नाम लिखा है अपन ने हाइलीन मेम्ब्रेनियस डिजीज। इस नाम से अपने को ये बात क्लियर हो रही है कि जरूर कहीं ना कहीं रेस्पिरेटरी से रिलेटेड डिसऑर्डर है ये। सर किससे रिलेटेड बात कर रहा है? रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी का होना या रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम का होना इंडिकेट कर रहा है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को। देखिए क्या होता है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या हाइलीन मेम्ब्रेनियस डिजीज। एक प्रकार का ये जो डिसऑर्डर होता है ये होता है सर्फेक्टेंट डेफिशिएंसी की वजह से। सर किसकी कमी की वजह से होता है? सर्फेक्टेंट की कमी की वजह से होता है, या मैं ये कह दूं कि सर्फेक्टेंट के एब्सेंट होने की वजह से मिलता है। किसकी वजह से? सर्फेक्टेंट के एब्सेंट। चाहे तो सर्फेक्टेंट की कमी हो या सर्फेक्टेंट एब्सेंट हो। ये सर्फेक्टेंट क्या काम करते हैं? देखिए, एक फीटस लाइफ के दौरान सर्फेक्टेंट का काम होता है लंग्स को मैच्योर करना। लंग्स मैच्योरिटी का काम करते हैं। जितने भी सर्फेक्टेंट होते हैं वो सारे सर्फेक्टेंट आपका। और यहाँ पर अगर एक फीटस लाइफ में सर्फेक्टेंट नहीं बने हो या सर्फेक्टेंट की कमी रही हो तो क्या मैच्योर नहीं होगा? लंग्स मैच्योर नहीं होंगे, और लंग्स मैच्योर नहीं होंगे तो रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी। रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आएगी, उसी को नाम दे रहे हैं अपन कौन सा डिसऑर्डर? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। सिंपल अपन इसकी डेफिनेशन की बात करें तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का डेफिनेशन होगा आपका डेफिशिएंसी एंड एब्सेंट ऑफ द सर्फेक्टेंट that lead to respiratory distress syndrome। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, सर्फेक्टेंट की डेफिशिएंसी होना या सर्फेक्टेंट का एब्सेंट होना कौन से डिसऑर्डर को लीड करेगा? रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को लीड करेगा। सर देखिए, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम जो डिसऑर्डर है इसमें मैं आपको कह रहा हूं सर्फेक्टेंट नहीं है, लंग्स मैच्योर नहीं हो पाएगा, और जब लंग्स मैच्योर नहीं हो पाएगा तो इस डिसऑर्डर में प्रॉपर क्या नहीं हो पाएगा? एक न्यूबॉर्न बेबी के अंदर एल्वियोलाई एक्सपेंड नहीं होंगी, गैसेंज प्रॉपर जो है वो प्रॉपर तरीके से वेंटिलेट नहीं हो पाएगा। अपने को देखने को मिल सकता है इस डिसऑर्डर में हाइपोवेंटिलेशन।
क्या देखने को मिल सकता है? हाइपोवेंटिलेशन, गैसेज का एक्सचेंज कम हो जाएगा, जिसको कह रहा हूं मैं हाइपोवेंटिलेशन हो जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में। एक वर्ड जो इसमें याद रखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड है कि किसकी कमी की वजह से हो रहा है ये डिसऑर्डर, सर्फेक्टेंट की कमी की वजह से हो रहा है। अच्छा, ये सर्फेक्टेंट क्या है सर? ये जो सर्फेक्टेंट है, ये सर्फेक्टेंट क्या है? देखिए, सर्फेक्टेंट का काम मैंने आपको बताया लंग्स मैच्योरिटी का काम है। क्या करते हैं? लंग्स को मैच्योर कर रहे हैं सर, लंग्स मैच्योरिटी का काम है। लेकिन जो सर्फेक्टेंट है वो एक प्रकार का फॉस्फोलिपिड कंटेंट होता है। कैसा कंटेंट है? फॉस्फोलिपिड के बने हुए वो कंटेंट जो एल्वियोलाई को एक्सपेंड करवाने का काम करते हो, लंग्स को मैच्योर करने का काम करते हो, क्या कहलाते हैं? आपके सर्फेक्टेंट। और इस सर्फेक्टेंट की कमी होने की वजह से डिसऑर्डर देखने को मिलता है बच्चों के अंदर। वो कौन सा डिसऑर्डर? आपका रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो याद रखोगे कि सर्फेक्टेंट एक प्रकार के फॉस्फोलिपिड कंटेंट है। डेफिनेशन ध्यान रखोगे, डेफिशिएंसी होना या एब्सेंट होना सर्फेक्टेंट की आईडीएस को इंडिकेट करेगा। मेनली 2 सर्फेक्टेंट होते हैं और 2 सर्फेक्टेंट के अंदर एक होता है आपका लेसिथिन एंड एक होता है स्फिंगोमाइलिन। ये 2 सर्फेक्टेंट मेनली लंग्स को मैच्योर करवाने का काम करते हैं। लेसिथिन, स्फिंगोमाइलिन एट टर्म डिलीवरी के ऊपर इनका रेशियो देखने को मिलता है 2:1, मतलब स्फिंगोमाइलिन से डबल होता है कौन सा? लेसिथिन एट टर्म डिलीवरी। कैसी डिलीवरी के ऊपर? टर्म डिलीवरी पे। एग्जाम के अंदर पूछा जाता है इस क्वेश्चन को कि स्फिंगोमाइलिन लेसिथिन या लेसिथिन स्फिंगोमाइलिन रेशियो कितना होता है टर्म डिलीवरी पे? तो 2:1 होता है। नेक्स्ट वन, सर्फेक्टेंट के रिगार्डिंग अगर अपन बात करें तो सर्फेक्टेंट का फॉर्मेशन कब होता है? देखिए, सर्फेक्टेंट फॉर्मेशन, इसका मतलब सर्फेक्टेंट कब बनना स्टार्ट करते हैं? गेस्टेशन लाइफ में सर्फेक्टेंट बनना स्टार्ट हो जाते हैं 20 वीक के ऊपर। कब बनना स्टार्ट हो गए? 20 सप्ताह के ऊपर सर। एल्वियोलाई एक्सपेंडेशन, एल्वियोलाई को एक्सपेंड कर देते हैं 28 से लेकर के 30 वीक पे। 20 सप्ताह पे बनना स्टार्ट होते हैं और 28 से 30 वीक के ऊपर एल्वियोलाई को क्या करने लग जाते हैं? एक्सपेंड करते हैं। या मैं ये कह सकता हूँ मैक्सिमम एक्सपेंडेशन ऑफ एल्वियोलाई होता है 28 से 30 वीक के ऊपर। और मैक्सिमम एक्टिविटी by the surfactant 34 to 36 वीक। 34 से 36 वीक के ऊपर सर्फेक्टेंट के अंदर मैक्सिमम एक्टिविटी शो करते हैं ये अपनी सर। तो तीनों क्वेश्चन याद रखोगे। अगर एग्जामिनर ये पूछे बनना कब स्टार्ट हो जाते हैं तो आंसर दोगे 20 वीक के ऊपर फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। अगर ये पूछे मैक्सिमम एल्वियोलाई एक्सपेंड कब करते हैं तो 28 से 30 वीक के ऊपर मैक्सिमम एल्वियोलाई एक्सपेंड। और ये पूछे अपनी मैक्सिमम काम कब करते हैं, मैक्सिमम एक्टिविटी कब करते हैं, तो ध्यान रखोगे 34 से 36 वीक के ऊपर करते हैं दोस्तों। तो ये अपन सर्फेक्टेंट के रिगार्डिंग बात कर रहे हैं। इन सर्फेक्टेंट को फॉर्मेशन करवाने का काम कौन करता है सर? कौन बनाता है सर्फेक्टेंट को? तो ध्यान रखोगे आपकी 2 टाइप की सेल होती है लंग्स के अंदर। एक सेल होती है नीमोसाइट टाइप फर्स्ट और एक होती है नीमोसाइट टाइप सेकंड। ये 2 टाइप की सेल होती हैं। नीमोसाइट टाइप फर्स्ट सेल का काम होता है गैस एक्सचेंज करवाना।
गैस को क्या करना, एक्सचेंज करना। और निमोसाइट टाइप सेकंड सेल का काम होता है सरफेक्टेंट फॉर्मेशन, सरफेक्टेंट फॉर्मेशन करना। दोस्तों ये सारी बात अपन सरफेक्टेंट के रिगार्डिंग कर रहे हैं कि सर सरफेक्टेंट बनना 20 वीक पे स्टार्ट होते हैं, एल्वियोलाई एक्सपेंडेशन 28 से 30 वीक पे होता है, मैक्सिमम एक्टिविटी 34 से 36 वीक के ऊपर होती है। लेकिन सरफेक्टेंट को बनाता कौन है, तो ध्यान रखोगे टाइप सेकंड सेल। मैं आपको ये कहूँ कि ऐसी न्यूबॉर्न बेबी या फीटस लाइफ के दौरान कोई भी ऐसी फिजियोलॉजी जिसकी वजह से ये निमोसाइट टाइप सेकंड सेल काम नहीं कर रही हो या ये सप्रेस हो गई हो, इस सेल का काम करना कम हो गया हो, इसका मतलब कम क्या बनेगा, सरफेक्टेंट। और कम सरफेक्टेंट बनेगा तो बच्चा किसके अंदर जाएगा, आईडीएस के अंदर जाएगा। तो सारी बात का एक ही निचोड़ है कि आपको ये ध्यान रखना है आईडीएस होगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम होगा। होने के पीछे रीजन कि सरफेक्टेंट की या तो कमी आ गई या सरफेक्टेंट क्या है, एब्सेंट है। और बनाने का काम करती है निमोसाइट टाइप सेकंड सेल। फर्स्ट का काम है गैसेज एक्सचेंजन। ध्यान रखोगे कब फॉर्मेशन, एल्वियोलाई एक्सपेंडेशन, मैक्सिमम एक्टिविटी कब होती है। अब आपको मैं ये कहूँ कि आप कैसे पहचान जाओगे कि एक बच्चे में सरफेक्टेंट की कमी है या बच्चा आईडीएस में जा रहा है। तो कुछ डायग्नोस होते हैं जो बर्थ से पहले एंटीनेटल लाइफ या गेस्टेशन लाइफ में किए जाते हैं। अगर मान लो बर्थ हो गया है, इसके बाद में अपने को ये पता करना है कि बच्चा आईडीएस के अंदर जा रहा है नहीं जा रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को। तो देखिए जैसे ही बेबी की डिलीवरी होती है, डिलीवरी के बाद में बेबी क्राई करने लगता है, क्राई करने लगता है इसका मतलब रेस्पिरेशन स्टार्ट हो गया। एक न्यूबॉर्न बेबी की डिलीवरी हो और डिलीवरी के बाद बेबी क्राई तो कर रहा है, लेकिन अपन देख रहे हैं कि उसका ऑक्सीजन सैचुरेशन अभी भी कम है, बेबी नीला पड़ा हुआ है पूरा, ठीक है। स्किन कलर नॉर्मल पिंक होता है लेकिन साइनोसिस बॉडी के अंदर हो रहा है, नोस्ट्रिल्स फैले हुए दिखाई दे रहे हैं, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी हुई मिल रही है सर, नॉर्मल 30 से 60 होती है लेकिन एक न्यूबॉर्न बेबी की रेस्पिरेटरी रेट देख रहे हो 70, 80, 90 मिल रही है आपको सर, ठीक है। और साइनोसिस है बॉडी के अंदर, इसका मतलब है टेकेपनिया शो कर दे, बॉडी में साइनोसिस है, नोस्ट्रिल्स फैले हुए हैं, कोई ना कोई रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है। और ये पता लगाए कि आईडीएस कैसे, तो उसके डायग्नोसिस की अपन बात करेंगे। उससे पहले बता रहा हूं डेफिनेशन अपन ने पढ़ ली है, डेफिनेशन के बाद बात करते हैं रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर देखिए कौन कौन से ऐसे कॉज जिसकी वजह से बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जा सकता है। फर्स्ट वन, प्री टर्म डिलीवरी, प्री टर्म डिलीवरी, अगर डिलीवरी कैसी हुई हो, प्री टर्म हुई हो। डायबिटिक मेलाइटस मदर, डायबिटिक मेलाइटस मदर, अगर डायबिटिक मेलाइटस से सफ़र कर रही है मदर और फिर बेबी डिलीवर्ड हुआ है, मतलब डीएम बेबी डिलीवर्ड है, डायबिटिक मेलाइटस मदर का बेबी जब भी डिलीवर्ड होगा तो बच्चा किस में जाने के चांसेस, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जाने के चांसेस सर। मल्टीपल बर्थ, मल्टीपल बर्थ का मतलब है 2, 3, 4 डिलीवरी हो मदर को, ट्विंस बेबी हुए हो, 3 डिलीवरी हुई हो तो भी मल्टीपल बर्थ किस में जाने के चांसेज हैं, बर्थ एस्पेक्ट्स वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में, या बेबी सफ़र कर रहा हो बर्थ एस्पेक्सिया से। किससे सफ़र कर रहा हूँ, बर्थ एस्पेक्सिया से सर। ये चारों ही ऐसे कोजेज हैं जिसकी वजह से बच्चा किस में जा सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जा सकता है। प्री टर्म डिलीवरी, मान लो डिलीवरी 30 वीक के ऊपर हुई, मैंने आपको कहा सरफेक्टेंट अपना काम कब करेंगे, 34 से 36 वीक पे, और डिलीवरी हो गई है 30 वीक के ऊपर ही, अरे 7 मंथ का बेबी हो जाए, 8 मंथ का बेबी हो, तो वहाँ चांसेज है कि बच्चा लंग्स पूरी तरह मैच्योर नहीं हुए हो और बच्चा किस में चला जाए, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में। डायबिटिक मेलाइटस मदर का बेबी हो, डायबिटिक मेलाइटस जो मदर होती है उसके अंदर जितने भी कोर्टिकोस्टेरॉइड
हार्मोन्स होते हैं, या मैं ये कहूँ स्टीरॉइड जो हार्मोन्स होते हैं, उन स्टीरॉइड हार्मोन का काम है कि ये स्टीरॉइड हार्मोन नीमोसाइट टाइप सेकंड सेल को सप्रेस कर देते हैं, उसकी एक्टिविटी को क्या कर देंगे, कम कर देंगे। और नीमोसाइट टाइप सेकंड सेल की एक्टिविटी कम होगी, इसका मतलब क्या नहीं बन पाएगा, सर्फेक्टेंट नहीं बन पाएगा। और सर्फेक्टेंट नहीं बना तो बच्चा किस में जाएगा, आईडीएस के अंदर जाएगा सर। मल्टीपल बर्थ हो तो भी जाने के चांसेस है आईडीएस के अंदर। बर्थ एस्पेक्सिया एक प्रकार का रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है, लंग्स मैच्योरिटी की वजह से देखने को मिलता है कि लंग्स इमैच्योर है, तो बर्थ एस्पेक्सिया का केस हो, इसकी वजह से भी आपको क्या मिल सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम सर। तो रिस्क फैक्टर याद रखोगे, डेफिनेशन याद रखोगे, सर्फेक्टेंट के रिगार्डिंग जितनी बात बताई है सब आपको याद रखनी है, कब फॉर्मेशन, कब एल्वियोलाई का एक्सपेंडेशन होगा। नेक्स्ट वन अपन बात करते हैं कि सर असेसमेंट फाइंडिंग क्या मिलेगी, या मैं कहूँ क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन क्या मिलेंगे जब बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के अंदर जा रहा है। तो देखिए टेकेपनिया मिलेगा, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ी हुई देखने को मिलेगी, एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग साउंड, एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग साउंड मिलेगा, और चेस्ट रिट्रैक्शन, चेस्ट रिट्रैक्शन आपको मिलेगा सर। ये तीन सिम्टम लिखे हैं मैंने, टेकेपनिया, एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग साउंड और चेस्ट रिट्रैक्शन। ध्यान रखना, ट्राइज ऑफ आईडीएस के नाम से जाना जाता है इनको, आईडीएस के ट्राइज कहा जाता है टेकेपनिया को, एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग साउंड को और चेस्ट रिट्रैक्शन को। एग्जामिनर पूछ लेता है ऑप्शन दे करके कि आईडीएस का ट्राइज कौन सा सिम्टम नहीं है, तीन ऑप्शन ये देगा, चौथा ऑप्शन दे देगा हाइपोक्सिया, और क्वेश्चन पूछ लेगा ऐसा कौन सा सिम्टम जो आईडीएस का ट्राइज नहीं है। तो इन तीन के अलावा जो आपको क्वेश्चन के अंदर मिलेगा वो ट्राइज नहीं है। यहां पर अपन ने लिखा है टेकेपनिया, एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग साउंड और चेस्ट रिट्रैक्शन। बात करते हैं अपन चेस्ट रिट्रैक्शन की। चेस्ट रिट्रैक्शन तीन टाइप का होता है सर, तीन टाइप से होता है चेस्ट रिट्रैक्शन। एक होता है सबकोस्टल रिट्रैक्शन, एक इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन, और एक होता है आपका सुप्राकोस्टल रिट्रैक्शन। ये तीन टाइप का रिट्रैक्शन होता है, सबकोस्टल, इंटरकोस्टल और सुप्राकोस्टल। दोस्तों सबकोस्टल रिट्रैक्शन की माइनर फॉर्म होती है, इसके अंदर सिर्फ अपर चेस्ट रिट्रैक्ट होता है, सिर्फ अपर चेस्ट की मसल्स रिट्रैक्ट होती हैं सर। इंटरकोस्टल मॉडरेट फॉर्म ऑफ रिट्रैक्शन होती है, अपर चेस्ट के साथ लोअर चेस्ट या मैं कहूँ कंप्लीट चेस्ट रिट्रैक्शन हो जाता है। और सुप्राकोस्टल सीवियर फॉर्म ऑफ रिट्रैक्शन होता है जिसके अंदर चेस्ट एंड नेक मसल्स रिट्रैक्ट होती है। चेस्ट के साथ साथ स्टर्नम और सराउंडिंग नेक मसल्स भी रिट्रैक्ट हो रही है, इसका मतलब सीवियर फॉर्म ऑफ रिट्रैक्शन है, क्या कहोगे, सुप्राकोस्टल रिट्रैक्शन। कंप्लीट चेस्ट रिट्रैक्शन देखने को मिल रहा हो इंटरकोस्टल कहा जाता है, मॉडरेट फॉर्म ऑफ रिट्रैक्शन होता है। और सब कोस्टल रिट्रैक्शन अपर चेस्ट रिट्रैक्शन होता है, माइनर फॉर्म ऑफ रिट्रैक्शन। तीनों सिम्टम को आईडीएस के ट्राइज कहा जाता है। एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, क्वेश्चन मार्क मैंने लगाया है, ध्यान रखना है। इसके अलावा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में देखने को मिलेगा आपको नेजल फ्लैरिंग्स, नोस्ट्रिल्स फैले हुए देखने को मिलेंगे। रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी है, सांस लेने में प्रॉब्लम आएगी बच्चे को, इसलिए नोस्ट्रिल्स क्या होंगे, फैले हुए मिलेंगे, नेजल फ्लैरिंग्स देखने को मिलेगा। हाइपोक्सिया,
ऑक्सीजन सैचुरेशन कम देखने को मिलेगा, बॉडी टिश्यू के अंदर ऑक्सीजन की कमी हो जाना क्या कहलाता है, हाइपोक्सिया। और देखने को मिलेगा हाइपोवेंटिलेशन, हाइपोवेंटिलेशन। तो दोस्तों ध्यान रखोगे 3 आरडीएस ट्राइज के सिम्टम, टेकेपनिया, एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग, चेस्ट रिट्रैक्शन। रिट्रैक्शन की भी 3 फॉर्म मैंने बताई आपको, सब कोस्टल रिट्रैक्शन होता है, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन होता है और सुप्राकोस्टल रिट्रैक्शन। देन नेजल फ्लेरिंग्स मिलेगा, हाइपोक्सिया मिलेगा और हाइपोवेंटिलेशन आपको मिलेगा। ये सब असेसमेंट फाइंडिंग है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की। अब अपन बात करते हैं डायग्नोसिस की। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के कौन से डायग्नोसिस है, कैसे पता लगाया जाए कि बच्चा आईडीएस से सफ़र कर रहा है। तो बात कर रहा हूं मैं डायग्नोसिस में, फर्स्ट वन एंटीनेटल ड्यूरेशन, एंटीनेटल ड्यूरेशन या मैं कहूं गेस्टेशन लाइफ। फीटस लाइफ के दौरान जब बेबी डिलीवर्ड नहीं हुआ है, डिलीवरी से पहले की बात कर रहा हूं, एंटीनेटल गेस्टेशन लाइफ में ही बेबी के आईडीएस में जाने के चांसेस हैं या नहीं है, इस बात को अपन गेस्टेशन लाइफ में पता लगाना चाहें तो डायग्नोसिस किया जाता है सेक टेस्ट। कौन सा डायग्नोसिस किया जाता है, सेक टेस्ट, और इसी का नाम होता है बबल टेस्ट, बबल टेस्ट। देखिए सेक टेस्ट और बबल टेस्ट, पहला तो नाम ही इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर सीधा क्वेश्चन पूछता है, स्टेट सिंगल लाइन क्वेश्चन। सेक टेस्ट कौन से डिसऑर्डर में किया जाता है, आंसर दोगे रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में किया जाता है, या फिर एग्जामिनर आईडीएस ऑप्शन में नहीं लिखेगा तो लिखेगा हाइलीन मेम्ब्रेनियस डिजीज में किया जाता है। क्या होता है सेक टेस्ट, देखिए सेक टेस्ट बबल टेस्ट करने के लिए अपने को एक टेस्ट ट्यूब की जरूरत है, टेस्ट ट्यूब ली जाती है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर 0.5 ml एमनियोटिक फ्लूइड लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एमनियोटिक फ्लूइड, साथ में 0.5 ml नॉर्मल सलाइन, क्या डाल दिया जाता है, नॉर्मल सलाइन, और इसी के साथ 1 ml एल्कोहलिक कंटेंट, और एल्कोहलिक कंटेंट के अंदर एथेनॉल। 95% कंसंट्रेशन का अल्कोहल डाला जाता है टेस्ट ट्यूब में। अब देखिए मैं कह रहा हूँ 3 चीज़ आपने टेस्ट ट्यूब में डाल दी कि ये टेस्ट ट्यूब है, इसमें 0.5 ml आपने एमनियोटिक फ्लूइड डाल दिया, 0.5 ml आपने नॉर्मल सलाइन डाल दिया और 1 ml आपने क्या डाल दिया, अल्कोहल। इस टेस्ट ट्यूब को सेक किया जाता है सर, इस तरीके से सेक करोगे और सेक करने के बाद में क्या देखोगे, तो फर्स्ट वन अपन करते हैं सेक द टेस्ट ट्यूब, सेक द टेस्ट ट्यूब, और सेक करने के बाद में अपने को फाइंडिंग देखनी है। जैसे ही आपने सेक किया कि टेस्ट ट्यूब में एमनियोटिक फ्लूइड, नॉर्मल सलाइन और अल्कोहलिक कंटेंट डाले और डाल करके आपने सेक कर दिया, सेक करने के बाद में टेस्ट ट्यूब को वर्टिकल पोजीशन के अंदर 15 मिनट तक होल्ड रखा जाता है सर। कौन सी पोजीशन के अंदर, वर्टिकल पोजीशन में 15 मिनट तक होल्ड करना है। 15 मिनट तक टेस्ट ट्यूब को क्या रखना है, आपको होल्ड रखना है। आप देखेंगे कि टेस्ट ट्यूब के अंदर क्या फाइंडिंग अपने को देखनी है। टेस्ट ट्यूब आप देख रहे हो और आपको टेस्ट ट्यूब के अंदर बबल्स आर एब्सेंट, किसी भी प्रकार के बुलबुले टेस्ट ट्यूब के अंदर नहीं है, बबल्स प्रेजेंट नहीं है टेस्ट ट्यूब के अंदर, तो इसका मतलब सर्फेक्टेंट फॉर्मेशन नहीं हुआ है और ये बच्चा किसके अंदर जाएगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में। इसमें चांस है आईडीएस होने के, अगर बबल्स क्या है तो एब्सेंट है, तो टेस्ट ट्यूब में बबल्स का एब्सेंट होना ये बताता है कि सर्फेक्टेंट प्रेजेंट नहीं है।
क्या प्रेजेंट नहीं है, सर्फेक्टेंट प्रेजेंट नहीं है, और सर्फेक्टेंट का एब्सेंट होना इंडिकेट करता है कि ये बेबी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के अंदर जाएगा। इसका मतलब रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की पॉजिटिव फाइंडिंग है बबल्स का क्या होना, एब्सेंट होना सर। नेक्स्ट वन अपन देख रहे हैं कि अगर अपने को टेस्ट ट्यूब के अंदर बबल्स प्रेजेंट मिले, बबल्स आर प्रेजेंट, टेस्ट ट्यूब में बबल्स क्या है, प्रेजेंट है, दिखाई दे रहे हैं बुलबुले टेस्ट ट्यूब में, इसका मतलब सर्फेक्टेंट बन चुके हैं, सर्फेक्टेंट प्रेजेंट है। और सर्फेक्टेंट का प्रेजेंट होना इस बात को इंडिकेट करेगा कि ये बच्चा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम की नेगेटिव फाइंडिंग है। आईडीएस में नहीं जाएगा अगर क्या प्रेजेंट है, टेस्ट ट्यूब में बबल्स प्रेजेंट है, और आईडीएस के अंदर रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जाएगा अगर बबल्स क्या है तो एब्सेंट है। डायग्नोसिस का नाम याद रखोगे, एंटीनेटल गेस्टेशन लाइफ में पता लगाने के लिए जो डायग्नोसिस किया जाता है उसका नाम है सेक टेस्ट, या इसी को कहा जाता है कौन सा, आपका बबल टेस्ट। कैसे करते हैं तो टेस्ट ट्यूब में 0.5 ml एमनियोटिक फ्लूइड लोगे, 0.5 ml नॉर्मल सलाइन लोगे, 1 ml एल्कोहलिक कंटेंट, एथेनॉल लाइक 95% एल्कोहलिक कंटेंट डालते हैं, टेस्ट ट्यूब को सेक करते हैं, वर्टिकल पोजीशन में होल्ड करोगे 15 मिनट तक। अगर बबल्स एब्सेंट है तो सर्फेक्टेंट नहीं बने, आईडीएस में जाएगा, और अगर बबल्स प्रेजेंट है, सर्फेक्टेंट बन चुका है, बच्चा आईडीएस में नहीं जाएगा। ये डायग्नोसिस तो बात की अपन ने एंटीनेटल ड्यूरेशन की। नेक्स्ट वन अपन बात कर रहे हैं कि सर एंटीनेटल में अपन ने डायग्नोस नहीं किया या एंटीनेटल में अपन को फाइंडिंग नहीं मिल रही है, लेकिन बर्थ होने के बाद में ऐसे कौन से डायग्नोसिस जिससे पता लग जाए कि बच्चा आईडीएस में जाएगा या नहीं जाएगा, तो आफ्टर बर्थ रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम के लिए डायग्नोसिस किए जाते हैं। उसके अंदर एक डायग्नोसिस आपका एबीजी एनालिसिस, एबीजी एनालिसिस के अंदर आपको CO2 एंड ऑक्सीजन देखना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन देखना है। देखिए एबीजी एनालिसिस अपने आप में खुद एक चैप्टर है, एबीजी जो है वो एबीजी एनालिसिस। इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ एबीजी एनालिसिस में आपको, जब भी एबीजी एनालिसिस किया जाता है तो हमेशा एबीजी एनालिसिस करने का मतलब है कि आप CO2 देखोगे, ऑक्सीजन देखोगे, लेकिन किसके अंदर देखोगे, आर्टरी के ब्लड के अंदर। सर कौन से ब्लड के अंदर देखोगे आप, आर्टरी ब्लड के अंदर। और एबीजी एनालिसिस के लिए हमेशा ध्यान रखना है आपको, रेडियल आर्टरी से सैंपलिंग ली जाती है। फर्स्ट ऑफ ऑल ध्यान रखना है कौन सी आर्टरी से, रेडियल आर्टरी से। जो डायग्नोसिस किया जाता है एबीजी एनालिसिस के लिए, उस डायग्नोसिस का नाम होता है एलन टेस्ट, और एलन टेस्ट अल्नर आर्टरी को चेक करने के लिए किया जाता है। अल्नर आर्टरी पेटेंट है या नहीं है ये बात देखने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलन टेस्ट। सैंपलिंग कौन सी आर्टरी से, रेडियल आर्टरी से लोगे, और आर्टरी के ब्लड की सैंपलिंग लेना जिसमें से कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या फिर आपका पीएच, या फिर आप कह सकते हो बाइकार्बोनेट, ये सब चीज फाइंड आउट की जाती है कौन से डायग्नोसिस में, एबीजी एनालिसिस में। यहाँ अपन आईडीएस के लिए एबीजी एनालिसिस कर रहे हैं, अपने को दो वैल्यू देखनी है, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 और दूसरा पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। PCO2 और PO2 नॉर्मल कंडीशन में ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा मिलता है कंपेरेटिवली कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन जब बच्चा आईडीएस से सफ़र कर रहा है या किसी रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी से सफर कर रहा है तो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा हुआ देखने को मिलेगा, मोर देन 60 mm ऑफ Hg से ज्यादा।
60 से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और ऑक्सीजन लेवल कम मिले 40 mm ऑफ Hg से भी, तो ये इंडिकेट करता है कि ये बच्चा कोई ना कोई रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी से सफ़र कर रहा है। मैंने ये नहीं कहा है कि कन्फर्म है आरडीएस से, मैंने ये कहा है कि किससे सफ़र कर रहा है, रेस्पिरेटरी डिफ़िकल्टी से सफ़र कर रहा है। तो एक तो आपका डायग्नोसिस ये है, एबीजी एनालिसिस। नेक्स्ट वन अपन बात करें कि अपने को कन्फर्म पता लगाना है कि बच्चा आरडीएस से सफ़र कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस होता है आफ्टर बर्थ के बाद में चेस्ट एक्सरे। कौन सा डायग्नोसिस होता है आपका, चेस्ट एक्सरे। ध्यान रखना, अगर चेस्ट एक्सरे में ग्राउंड ग्लास अपीरेंस शो हो रहा हो, अपीरेंस शो हो रहा हो, ग्राउंड ग्लास अपीरेंस का मतलब क्या है, देखिए जब भी किसी आईडीएस वाले बेबी का चेस्ट एक्सरे किया जाता है तो आईडीएस वाले बच्चे में एल्वियोलाई कोलैप्स हो जाती हैं, और एल्वियोलाई के कोलैप्स होने की वजह से जो एक्सरे फिल्म होता है, उस एक्सरे फिल्म में एक मोटी परत के नुमा आपको एल्वियोलाई फिल्म दिखाई देगी सर, कि एल्वियोलाई के कोलैप्स होने से मोटी गिलास के जैसी एक फ्रेम दिखाई देती है, जिसको अपन कह रहे हैं ग्राउंड ग्लास अपीरेंस। किसकी वजह से, ड्यू टू कोलैप्स ऑफ एल्वियोलाई, एल्वियोलाई के कोलैप्स होने की वजह से मिलता है ग्राउंड ग्लास अपीरेंस, और इसी ग्राउंड ग्लास अपीरेंस को कहा जाता है हाइलीन मेम्ब्रेनियस। इसीलिए इस डिसऑर्डर का नाम मैंने पहले ही लिखा था कि आईडीएस को क्या कहा जाता है, हाइलीन मेम्ब्रेनियस डिजीज। क्यों कहा जाता है कि एल्वियोलाई कोलैप्स होती हैं, एल्वियोलाई कोलैप्स होने की वजह से ग्राउंड ग्लास अपीरेंस शो होता है, जिसकी वजह से इसको हाइलीन मेम्ब्रेनियस डिजीज कहा जाता है। जन्म के बाद में कन्फर्मेटिव डायग्नोसिस है रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम का, वो कौन सा है, चेस्ट एक्सरे। दो इंपॉर्टेंट डायग्नोसिस ध्यान रखोगे, बर्थ से पहले एंटीनेटल ड्यूरेशन में पता लगाना है तो सेक टेस्ट, बबल टेस्ट करोगे, और अगर बर्थ के बाद कंफर्म करना है कि बच्चा आईडीएस को शो कर रहा है या नहीं, या रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में है या नहीं, तो कौन सा डायग्नोसिस करोगे, चेस्ट एक्सरे करोगे। अब मैं आपको ये कहूँ कि आपको इसका इंटरवेंशन करना है, ट्रीटमेंट करना है। अगर मान लो आपने सेक टेस्ट किया, बबल टेस्ट आपने किया, और आपको बबल टेस्ट में, सेक टेस्ट में बबल्स एब्सेंट मिले, इसका मतलब कंफर्म हो गया कि बच्चा किस में जाएगा, आईडीएस में जाएगा। और जब आपको ये कंफर्म हो गया आईडीएस में जाएगा, तो जन्म से पहले आप उसका कुछ प्रिवेंशन कर सकते हो। तो क्या प्रिवेंशन किया जाता है आईडीएस का, ट्रीटमेंट जन्म के बाद में, प्रिवेंशन जन्म से पहले की बात। प्रिवेंशन ऑफ आईडीएस की बात करें तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम या आईडीएस के लिए प्रिवेंशन होता है, कोर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स यूज ली जाती हैं, और फर्स्ट वन कोर्टिकोस्टेरॉइड में याद रखोगे बीटा मैथासोन। क्या यूज में लिया जाता है, बीटा मैथासोन। मदर को बीटा मैथासोन की डोज दी जाती है। ये बीटा मैथासोन लंग्स मैच्योरिटी का काम करता है, लंग्स मैच्योरिटी का काम करता है। नीमोसाइट टाइप सेकंड सेल को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से ज़्यादा सर्फेक्टेंट बनते हैं, और सर्फेक्टेंट बनने की वजह से क्या ट्रीट हो जाएगा आपका, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। तो दवाई का नाम याद रखना है, ड्रग्स का बीटा मैथासोन यूज में ली जाती है। डोज 12 mg दिया जाता है बीटा मैथासोन, और बीटा मैथासोन सिरप आईएम रूट से दिया जाता है सर। कौन से रूट से दिया जाता है, आईएम रूट से 24 आवर के लिए, 24 घंटे में देना है 12 mg आईएम रूट से। कौन सी दवाई, बीटा मैथासोन। लेकिन ध्यान ये रखना है, बीटा मैथासोन जो अपना काम करती है वो देने के
आफ्टर गिवन 24 to 48 आवर। ये दवाई जब दे दी जाती है तो उसके देने के 24 से 48 घंटे बाद काम करती है। इसका मतलब जब भी प्री टर्म डिलीवरी के केसेस होंगे, प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस हैं, तो 24 से 48 घंटे पहले ही दे देनी है कौन सी दवाई, बीटामेथासोन, तब ही जाकर रिजल्ट मिलेगा। 12 mg दी जाती है IM रूट से 24 घंटे के अंदर दी जाती है। इसका मतलब 6 mg 12 घंटे के अंदर डोज दी जाती है कौन सी, बीटामेथासोन। और जब बीटामेथासोन अवेलेबल नहीं होता है तो वहां पर यूज ली जाती है आपकी डेक्सामेथासोन। ये भी कोर्टिकोस्टेरॉइड आपका डेक्सामेथासोन, लेकिन तब यूज लिया जाएगा जब क्या नहीं है, बीटामेथासोन अवेलेबल नहीं है। ध्यान रखोगे 24 mg दी जाती है। हाँ, IM एंड IV बोथ दोनों रूट से दिया जा सकता है डेक्सामेथासोन को, और 24 आवर के अंदर ही देना होता है। इसका मतलब 4 डोज हो गई 6 mg की 24 घंटे में, और 6 mg की 2 डोज हो गई बीटामेथासोन। सर सबसे इफेक्टिव रिजल्ट मिलता है बीटामेथासोन का, इसलिए इस बीटामेथासोन को IDS की ड्रग ऑफ चॉइस भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रग ऑफ चॉइस फॉर IDS, तो याद रखोगे कौन सी दवाई आपकी, बीटामेथासोन। जहां बीटामेथासोन अवेलेबल नहीं है वहां यूज करोगे कौन सी, डेक्सामेथासोन। तो ये सिर्फ प्रिवेंशन है, जब गेस्टेशन लाइफ में पता लग जाए तब आपको ध्यान रखना है कि ये मेडिसिन दे सकते हैं बीटामेथासोन या डेक्सामेथासोन। मान लो बर्थ हो गया, जन्म हो गया, लेकिन जन्म के बाद पता लग रहा है सर, बर्थ होने के बाद में अपने को ये पता लग रहा है कि बच्चा IDS में जा रहा है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में जा रहा है, तो अपने को क्या मैनेजमेंट करना है। तो ऐसे केस के अंदर जहां अपने को ये पता लग गया कि IDS में जा रहा है बर्थ के बाद में, तो वहां क्या ट्रीटमेंट होता है, देखिए वहां पर ट्रीटमेंट आपका होता है टू प्रोवाइड ऑक्सीजन थेरेपी या O2 स्टिमुलेशन। जन्म के बाद पता लगा है कि बच्चा IDS में जा रहा है, तो ऑक्सीजन थेरेपी के ऊपर लोगे बेबी को, या क्या करोगे, ऑक्सीजन स्टिमुलेशन दोगे। ऑक्सीजन स्टिमुलेशन के लिए आप बैक रब कर सकते हो बेबी का, बैक रबिंग, या फिर सोल स्ट्रैकिंग, सोल पार्ट को स्ट्रक कर सकते हो, सोल पार्ट के ऊपर मार सकते हैं अपन, या बैक को रब कर सकते हैं, किसके लिए, ऑक्सीजन। अपना काम है ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन ले जब बच्चा IDS में जा रहा है। तो ये ट्रीटमेंट के अंदर पहला काम ये करोगे। अगर मान लो बच्चा ऑक्सीजन थेरेपी के ऊपर मेंटेन नहीं कर पा रहा है, तो टू प्रोवाइड द वेंटिलेटरी सपोर्ट, कहां पर लोगे बच्चे को, वेंटिलेटर सपोर्ट के ऊपर ले लोगे। और ध्यान रखोगे वेंटिलेटर सपोर्ट के अंदर भी कौन से मूड के ऊपर, CPAP मूड के ऊपर। सर कौन से मूड पे रखा जाता है, CPAP मूड के ऊपर। फुल फॉर्म होती है कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर, कंटिन्यूअस पॉजिटिव एयर प्रेशर। इस CPAP मूड पे रखा जाएगा अगर कौन सी थेरेपी से मेंटेन नहीं कर रहा है, तो ऑक्सीजन थेरेपी पे। ये प्राइमरी इंटरवेंशन है जब जन्म के बाद IDS का पता लग रहा है। तो कंफर्मेटिव मैनेजमेंट के लिए, कंफर्मेटिव आपको मैनेजमेंट करना है, कंफर्मेटिव ट्रीटमेंट के लिए मार्केट के अंदर आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट अवेलेबल होते हैं, वो आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट यूज में लिए जाते हैं।
जब भी न्यूबॉर्न बेबी के अंदर आपको पता लगा बच्चा आईडीएस में जा रहा है तो मार्केट प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट उसका कन्फर्म मैनेजमेंट है। और आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट ब्रांड नेम से आते हैं, जैसे क्यूरो सर्फ, ये आपका ब्रांड नेम आता है आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट का। लेकिन इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट कौन से रूट के द्वारा दिए जाते हैं। एग्जामिनर पूछता है इस क्वेश्चन को, ध्यान रखोगे, एंडोट्रेकियल रूट के द्वारा दिए जाते हैं। कौन से रूट के द्वारा? एंडोट्रेकियल। की आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट देने का रूट कौन सा है? तो ईटी रूट के द्वारा। मैंने आपको कहा गेस्टेशन लाइफ में पता लग गया तो मेडिसिन यूज करोगे बीटा मेथासोन या डेक्सामेथासोन, लेकिन जन्म के बाद पता लग रहा है तो ऑक्सीजन थेरेपी के ऊपर रखोगे बच्चे को। ऑक्सीजन थेरेपी मेंटेन नहीं कर रहा है, वेंटिलेटर सपोर्ट के ऊपर रखोगे, सीपैप मोड के ऊपर रखा जाता है। और कंफर्म मैनेजमेंट है इसका, क्या यूज करें? आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट। कौन से रूट के द्वारा? तो एंडोट्रेकियल रूट के द्वारा। अब मान लो किसी बच्चे को आईडीएस है और उस आईडीएस वाले बच्चे को अपन ने कौन सी थेरेपी के ऊपर रखा? ऑक्सीजन थेरेपी के ऊपर रखा। तो जब बहुत ज्यादा ऑक्सीजन दी जाती है, 95% से ज्यादा अगर ऑक्सीजन बेबी को प्रोवाइड करवाई जाती है तो ऑक्सीजन थेरेपी के भी कॉम्प्लिकेशन होते हैं। तो ऑक्सीजन थेरेपी की वजह से क्या कॉम्प्लिकेशन देखने को मिल सकता है? देखिए कॉम्प्लिकेशन बता रहा हूं ऑक्सीजन थेरेपी का। कॉम्प्लिकेशन ऑफ O2 थेरेपी, ऑक्सीजन थेरेपी का कॉम्प्लिकेशन होता है आपका रिट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेसिया। रिट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेसिया, वर्ड को समझिए कॉम्प्लिकेशन क्या है। रिट्रो मतलब बैक साइड में, लेंट्रल मतलब आई में जो लेंस है उस लेंस के, और फाइब्रोप्लेसिया मतलब फाइब्रस फॉर्मेशन। किसका फॉर्मेशन? फाइब्रस का सर, ठीक है। लेंस के पीछे की साइड में फाइब्रस का फॉर्मेशन होने लग जाता है जिसको कहा जाता है रिट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेसिया। और किसकी वजह से मिल रहा है? ऑक्सीजन थेरेपी की वजह से। इसको मैनेज करने के लिए या इसके ट्रीटमेंट के लिए यूज में लिए जाते हैं एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट, एंटीऑक्सीडेंट। और ध्यान रखोगे स्ट्रॉन्गेस्ट एंटीऑक्सीडेंट जो यूज में लिया जाता है वो होता है विटामिन ई। कौन सा होता है आपका? विटामिन ई यूज में लिया जाता है सर, ठीक है। तो अब आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्सीजन थेरेपी का कॉम्प्लिकेशन रिट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेसिया है और इसको इंटरवेंट करने के लिए, इसको मैनेज करने के लिए एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट यूज करना है। कौन सा? विटामिन ई यूज में करना है सर, ठीक है। देखिए आपको बता रहा हूं मैं कि जब भी आईडीएस पढ़ोगे, आईडीएस आपको ध्यान रखना है तो आपको सबसे पहला वर्ड इंपॉर्टेंट में अंदर ध्यान रखना है सर्फेक्टेंट। क्या ध्यान रखना है? सर्फेक्टेंट सर। क्या है आईडीएस? अपन ने बात की कि सर सर्फेक्टेंट की कमी होना या सर्फेक्टेंट का एब्सेंट होना रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम को इंडिकेट करेगा। ये सर्फेक्टेंट कब बनना स्टार्ट हुए? तो 20 वीक के ऊपर, 28 से 30 वीक के ऊपर एल्वियोलाई का मैक्सिमम एक्सपेंडेशन हो जाता है। और मैक्सिमम एक्टिविटी कब करता है? सबसे ज्यादा काम कब करता है? तो 34 से 36 वीक के ऊपर करता है सर। अगर सर्फेक्टेंट नहीं बने हैं या सर्फेक्टेंट की कमी है तो एल्वियोलाई का एक्सपेंडेशन नहीं होगा, और एल्वियोलाई एक्सपेंड नहीं होगी, एल्वियोलाई कोलैप्स अगर रहेगी तो बच्चा आईडीएस के अंदर जाएगा सर, ठीक है। तो इसका काम यही है, एल्वियोलाई को एक्सपेंड करवा देते हैं, लंग्स को मैच्योर करवा देते हैं सर। ट्रायज आपको ध्यान रखने हैं असेसमेंट फाइंडिंग में, टेकेपनिया, एक्सपायरेटरी ग्रंटिंग, इंटरकोस्टल रिट्रैक्शन आपको ध्यान रखना है सर, ठीक है। इसके अलावा डायग्नोसिस में एंटीनेटल लाइफ में सेक टेस्ट, बबल टेस्ट
आपको याद रखना है, कंफर्मेटिव डायग्नोसिस याद रखना है, चेस्ट एक्सरे किया जाता है, ग्राउंड ग्लास अपीयरेंस जो होता है, प्रिवेंशन के लिए ड्रग ऑफ चॉइस आपको याद रखनी है, बीटा मेथासोन यूज की जाती है। अगर वो अवेलेबल नहीं है या एग्जामिनर ने क्वेश्चन दे दिया ड्रग ऑफ चॉइस फॉर आईडीएस और ऑप्शन में बीटा मेथासोन नहीं लिखा है तो डेक्सामेथासोन करोगे। इसका मतलब बीटा मेथासोन ड्रग ऑफ चॉइस होती है, लेकिन जब वो अवेलेबल नहीं है तो क्या यूज में ली जाती है, डेक्सामेथासोन। और कंफर्मेटिव मैनेजमेंट जो है वो याद रखोगे कि आर्टिफिशियल सर्फेक्टेंट यूज में लिए जाते हैं, कौन से रूट के द्वारा, तो ध्यान रखोगे एंडोट्रेकियल रूट के द्वारा। ऑक्सीजन थेरेपी का कॉम्प्लिकेशन रिट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेसिया होता है और रिट्रोलेंट्रल फाइब्रोप्लेसिया को ट्रीट करने के लिए क्या यूज में लिया जाता है, एंटीऑक्सीडेंट कंटेंट यूज में लिए जाते हैं, विटामिन ई यूज में लिया जाता है। ये कंप्लीट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, तो आपको कंप्लीट आईडीएस याद रखना है। इस आईडीएस से आने वाले 10 पॉइंट आपको मैंने बताए हैं, लगभग 10 इंपॉर्टेंट मार्क क्वेश्चन मार्क जहां पर किए वो 10 क्वेश्चन मार्क आपको याद रखने हैं सर, ठीक है। कंटिन्यू जो है वो कंटिन्यू आपको हर एक टॉपिक की क्लासेज जो है वो क्लासेज आगे मिलती रहेंगी हमारे ऑनलाइन जो है उस ऑनलाइन ऐप के ऊपर या ऑनलाइन चैनल जो यूट्यूब के ऊपर है आइडियल नर्सिंग क्लासेज के नाम से, उस चैनल के ऊपर आपको हर सब्जेक्ट के हर टॉपिक की ऑनलाइन क्लासेज जब तक ऑफलाइन स्टार्ट नहीं हो जाता है तब तक सब ऑनलाइन क्लासेज आपको मिलती रहेंगी। आप कंटिन्यू बस ऑनलाइन क्लासेज देखते रहिए सर, ठीक है। आज के लिए इतना ही, ओके, थैंक यू।